तो डुअल पीएम बेस्ड ट्रेसिंग देखेंगे, इससे पहले हमने सिंगल पीएम का देखा था। नोट 10 का ये बोर्ड ओपन कर लिया है, जिसमें आपको दिख रहा है आईसी PM 6150, ठीक है, डुअल पीएम है ये। और अदर साइड में दूसरा साइड दिख रहा है, उसमें PM 6150L दिख रहा है। वैसे तो यही सेम आईसी नोट 7 प्रो में भी लगा होता है नोट 7 प्रो में। ये जो नोट 10 4G फोन है, इसके अंदर भी लेआउट स्कीमेटिक अवेलेबल है। तो इसको ओपन करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग जब आगे स्कीमेटिक वाली पढ़ लेंगे, जैसे अब इसके बाद ट्रिपल पावर आईसी पढ़ेंगे, फिर 4 पावर आईसी का पढ़ेंगे डेट ट्रेसिंग। मीडियाटेक में भी सिंगल पावर आईसी पढ़ेंगे, और उसके बाद डुअल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी पढ़ेंगे, फिर उसमें भी लगभग 4 पावर आईसी वाली सेट पढ़ेंगे। उसके बाद विदाउट स्कीमेटिक जब पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो पहले नोट 10 प्रो पढ़ेंगे। यहाँ जो नोट 10 प्रो दिख रहा है, इसको पढ़ेंगे विथ बिटमैप इसको पढ़ेंगे। फिर पोको X3 प्रो भी पढ़ सकते हैं, वो भी स्कीमेटिक नहीं है उसका, केवल बिटमैप है और रनिंग फोन है। या फिर आप कोई और भी फोन पढ़ सकते हैं जिसकी केवल स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, केवल बिटमैप है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है केवल बिटमैप अवेलेबल है। तो इस तरह के फोन को भी हम देख लेंगे। फिर विदाउट बिटमैप भी हम देखेंगे, केवल हार्डवेयर सोल्यूशन होगा तो उसको कैसे करना है। ना ही बिटमैप है, ना ही स्कीमेटिक है, केवल हार्डवेयर सोल्यूशन है, तो कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए हमने 3 चीज ओपन कर लिया है। एक तो बोर्ड हो गया, और ये इसका लेआउट हो गया, और ये इसका स्कीमेटिक हो गया, ठीक है। हमें सबसे पहले पता है कि जो फर्स्ट पावर आईसी है उसे हमें टारगेट करना है। फर्स्ट पावर आईसी कहाँ है, तो ये फर्स्ट पावर आईसी नहीं है, 6150L है ये, और इसके जस्ट बैक साइड में जो लगा हुआ है उधर क्रिस्टल भी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पीएम है, जिसपे क्रिस्टल भी दिख रहा है, ये हमारा मेन पीएम है, क्रिस्टल यहाँ कनेक्टेड है। अभी हम क्रिस्टल को माइंड में लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जब हम आगे पढ़ेंगे 4 PM के बेस फोन को, तो उसमें क्रिस्टल नहीं रहेगी, और वो क्रिस्टल एक क्लॉक बफर आईसी के साथ चली जाएगी। तो उसके बारे में आगे लास्ट में बात करेंगे, जब लास्ट वाली टॉपिक चलेगी इम्यूटेड सीक्वेंस की। तो फिलहाल के लिए क्रिस्टल इस सभी पावर के अंदर होंगे जो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन यही क्वालकॉम का जब विंड सीरीज चलने लगेगा तो क्रिस्टल पावर से कनेक्ट नहीं होगी, एक अलग से आईसी आ जाएगी, वो हम उस समय बताएंगे आपको। अभी इसीलिए जोर दे रहे हैं इस पे, ताकि उस समय आपको याद रहे। तो यहाँ पे पीएम लगा हुआ है 6150, और पीछे लगा है 6150L। तो समझिए, इस पीएम के अंदर चार्जिंग का भी फंक्शन है, और यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग आईसी भी लगी हुई है BQ, जो कि 49 पिन की होती है। 25968 968, या फिर 25970 भी लिखा रहा है 970, तो भी वो आईसी इसी तरह से दिखेगी, और सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और प्लेस भी लग जाता है कई बार, तो आपको मतलब ध्यान देना है। नंबर भी आप देख सकते हो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है इसमें, लेकिन ये सेम नंबर लगाए तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, ये जो आईसी है ये फास्ट चार्जिंग के लिए लगाई गई है, और मेन चार्जिंग आईसी इस फर्स्ट पीएम के अंदर होता है। और बैक साइड में जो है हमारा, वो बैक साइड में जो हमारी आईसी दी हुई है वो है सेकंड पीएम। तो यहाँ पे एक मॉसफेट नजर आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मॉसफेट। अब मॉसफेट में हमें ये समझना है कि ये कौन सा मॉसफेट है, किस चैनल का, N चैनल है या P चैनल है, ठीक है। तो स्कीमेटिक पे और लेआउट पे आएंगे। पहले हम इस मॉसफेट को ही टारगेट करेंगे। चाहे तो हम इस आईसी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हम पहले वीबस के थ्रू जाना चाहेंगे, ठीक है। वीबस के थ्रू जाना चाहेंगे और VPH बनवाएंगे। तो यहाँ Q से लिखा हुआ है, मॉसफेट को Q से ही लिखा जाता है। यहाँ पे Q से लिखा हुआ है, इसका नंबर हम कॉपी कर लेते हैं, दिख रहा है Q3101। इसका नंबर कॉपी करते हैं, और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मॉसफेट जो है वो एक प्रकार से OBP ऐसी है मतलब OBP को हटा के यहाँ पे मॉसफेट को लगा दिया गया है। अब यहाँ पे दिख रहा है D लिखा हुआ, D मतलब क्या है, ड्रेन। यहाँ पे 5 पिन जो है ड्रेन की, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 पिन क्या है, ड्रेन की है। फिर सोर्स दिख रहा है, 2 पिन सोर्स की है, और 1 पिन क्या है, गेट है। 2 पिन पे S लिखा हुआ है, और 1 पिन क्या है, गेट है, नजर आ रहा है। यानी कि 1 2 5 6 जो है ड्रेन है, 7 ड्रेन है, 4 और 3 जो है, 4 और 8 जो है वो सोर्स है, और 3 नंबर जो लिख रहा है यहाँ पे वो गेट है। तो ये कैसे काम करता है, इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है मेन पावर आईसी हो जाएगी, जिसके अंदर बेसिक चार्जिंग आईसी है, मतलब कि मेन चार्जिंग आईसी है, नॉर्मल चार्जिंग आईसी इसके अंदर है। ये हमारी मेन पावर आईसी हो गई। और ये हमारा सेकंड जो हमारा दूसरा 6150L है, यानी 6150L है, वो हो गई। दोनों का नंबर भी लिख देते हैं। ये है PM 6150, और ये है PM 6150L। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एक चार्जिंग ऐसी, जो कि होगी BQ। बिना BQ के यहाँ पे जो है वीबस एंट्री नहीं करेगा, BQ रहेगी तभी वीबस की एंट्री करेगी। तो बिना BQ का यहाँ पे वीबस
आना पॉसिबल नहीं है। VQ रहेगा तभी V बस जो है आएगा। कैसे? तो यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। मॉसफेट का ये पोर्शन ड्रेन है। आप लोग वेबसाइट में ये वीडियो देख लेंगे, मॉसफेट की, ट्रांजिस्टर की, ये सारी वीडियो है उसमें। और ये पोर्शन जो है वो सोर्स है। इसमें 2 पिन है और ऊपर 3 या 4 पिन भी होता है, किसी में 4 पिन रहेगा, किसी में 3। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ड्रेन है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है, गेट है। तो जो वी बस है वो वी बस, ये BQ IC है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए है। BQ 25968 लिखा हुआ है इसमें, 968, ये फास्ट चार्जिंग के लिए है। तो जो वी बस है वो पहले जो है आएगा इसके ड्रेन पर, वी बस ये आता है USB केबल के थ्रू, B2B कनेक्टर के थ्रू। और यही वी बस एक रजिस्टर के थ्रू पहले इन हो जाएगा BQ के अंदर। BQ के अंदर यहाँ लिखा होगा VAC, उस पिन पर इन होगा। और इन होने के बाद यहाँ से एक OBP गेट सिग्नल आउट होगा, जो एक रजिस्टर से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। इस गेट को कनेक्ट हो जाएगा, OBP गेट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन गेट। 5 वोल्ट होता है इसमें और इसके ड्रेन पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो हमें पता है मॉसफेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ड्रेन इक्वल टू गेट होगा या ड्रेन इज लेस देन गेट होगा तो मॉसफेट जो होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ड्रेन की तुलना में गेट की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए एन चैनल मॉसफेट का, क्योंकि जो बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है इसका ये एन चैनल का ही है। उसके बाद यहाँ सोर्स से वोल्टेज आउट होगी, जो भी ड्रेन की पावर है वो सोर्स पर क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी और सोर्स से वोल्टेज आउट होगी वी बस, ये फाइनल वी बस होगा। और ये वी बस हमारी BQ के अंदर 3 या 4 पिनों पर तो जाएगी ही जाएगी। यही वी बस जो है हमारे मेन PM के अंदर भी, जिसमें नॉर्मल चार्जिंग ऐसी है, उसको भी रेगुलेट कर दी जाएगी। इस तरह से ये जो है मॉसफेट का सर्किट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 कैपेसिटर मिल जाएंगे, जिसपे आप इसको जो है 2 या 3 कैपेसिटर होंगे, वो आप डिपेंड करता है बोर्ड में कितने हैं। तो इस तरह से आप उनको चेक कर पाएंगे और आपको यहाँ पे फाइनल जो है वी बस OBP मिलेगा, वी बस अंडरस्कोर OBP, मतलब ये OBP से क्रॉस हो चुका है ये वोल्टेज और यहाँ पे इन हो रहा है। इसके इनपुट के बाद मेन जो हमारी चार्जिंग IC है वहां से एक MID पावर बनेगी। कई बार ये MID पावर भी शॉर्ट हो जाता है, USB MID, जो कि 5 वोल्ट होता है। इसके बनने का मतलब है कि 5 वोल्ट वी बस जो है वो इंटर कर चुका है IC के अंदर इंटरनल सेक्शन में, और IC जो है वोल्टेज को इन करने के जस्ट बाद फर्स्ट वोल्टेज जो MID बनाएगी और उसके बाद यहाँ से जो है वोल्टेज बनेगा बूट कैप पे 8 वोल्ट और VPH पावर। तो यहाँ से बनेगा VPH पावर और ये VPH पावर जो है हमारे सेकंड PM को चला जाएगा और ये मल्टीपल टाइम जाएगा, क्योंकि सेकंड PM में बहुत सारे क्वाइल्स लगे हुए हैं। और यही VPH पावर के जस्ट क्वाइल पे एक बैक साइड में यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहेगा जो कि बूट कैप होगा। और ये VPH पावर पे यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन डायोड मिलेगा, कैपेसिटर मिलेंगे, मल्टीपल कैपेसिटर होते हैं। जस्ट वोल्टेज फिल्टर होने के बाद ये वोल्टेज रिटर्न IC के अंदर आएगा और आने के बाद यहीं से ड्राइव होगा बैटरी कनेक्टर पर और ये हो जाएगा हमारा वी बैट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी बैट और यही वी बैट ट्रैक लाइन जो है BQ के अंदर भी कनेक्ट होगी, BQ के अंदर भी कनेक्ट होगी। अब ये वी बैट की कुछ सेंसर लाइन होती है जो इसी मेन PM के अंदर कनेक्ट होती है। इस तरह से हमारा यहाँ पे लिखा रहेगा वी बैट वी सेंस पॉजिटिव, और एक लाइन होगा जो सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, उस पर लिखा रहेगा वी बैट वी सेंस माइनस, जो कि ग्राउंड होता है। तो इस तरह से सेंसर लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैटरी की सेंसर लाइन ओपन हो जाती है इसमें, इस फोन में, तो बूट कैप पर 8 वोल्ट नहीं बनता है। जब आप चार्जर लगाएंगे तो केवल VPH पावर बनेगा, VPH पावर बनेगा। VPH पावर जो होता है 3.7 वोल्ट होगा। 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के बीच की कोई भी वोल्टेज हो सकती है, इसकी यही वोल्टेज लेवल होता है, इतना 3.2 से 4.2 के बीच में रहेगा। तो इस तरह से हमारा VPH बनता है। और जब बूट कैप पे 8 वोल्ट बनेगा, तभी हमने कल बताया था कि बूट कैप पे 8 वोल्ट बनने का मतलब ही हम समझेंगे कि यहाँ से फॉल्ट एन जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे सिग्नल का नाम बदल जाएगा, नाम हो जाएगा फॉल्ट एन। पहले पावर गुड था, अभी नाम हो जाएगा फॉल्ट एन, फॉल्ट एन। और ये फॉल्ट एन जो है 1.4 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ टाइम आपको 1.8 दिखेगा और जब आप IC उठा लेते हैं और उस टाइम चेक करते हैं यहाँ पे, तो 1.4 भी दिखे तब भी सही है, ठीक है।
यहाँ पे आप जब चेक करोगे पैड पर सेकंड पीएम में तो आपको 1.4 भी दिखेगा तो ठीक है, और 1.8 दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो ये इसी वोल्टेज के बीच में दिखता है हमेशा, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। तो वीपीएच के जस्ट सेकंड वोल्टेज फॉल्ट इन होता है। फॉल्ट इन मिलने के बाद अब क्या होता है कि इन दोनों पावर आईसी के ऊपर कॉइल्स कनेक्टेड है, इन दोनों पावर आईसी के ऊपर मल्टीपल कॉइल्स कनेक्टेड है। उनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, कितने कॉइल किस पे होने चाहिए, किस कॉइल की कौन सी सप्लाई है, उसको हम अलग से सिखाएंगे कैसे आप उसको समझते हैं कि कौन सी सप्लाई क्या है। पहले आप बस इतना समझिए कि कॉइल्स इस पे लगे होते हैं, ठीक है, जिसपे आउटपुट वोल्टेज बनती है, और वो वोल्टेज कहाँ जाती है, सीपीयू के अंदर। ये वोल्टेज जाती है सीपीयू के अंदर। पहले फर्स्ट पीएम में सारी कॉइल्स एक ही पीएम पे लगी होती थी। अभी क्या है कि कॉइल डिवाइड हो गई है, आधा कॉइल जो है फर्स्ट पे चला गया और आधा कॉइल जो है सेकंड पे चला गया, वो हम अभी समझेंगे आगे। और एक कॉइल इसमें बीओबी सेक्शन के लिए होता है, बक बूस्ट आउटपुट बोलते हैं उसको, वो यहीं पे कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, और यहीं से एक सप्लाई जनरेट होगा जिसका नाम होगा बक बूस्ट आउटपुट, बीओबी नाम होगा। और यहाँ पे 3 और 4 कैप दिखेंगे, किसी किसी में 2 कैप भी दिखती है तो भी ठीक है। ये बीओबी पावर जनरेट होगा, और ये बीओबी पावर जो है यहाँ से जनरेट होकर मेन पीएम के अंदर भी जाएगा और अपने अंदर भी लेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। दोनों पावर आईसी के अंदर ये वीओबी पावर जो है इन हो जाएगा और आगे सेक्शन को भी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वीओबी, ये होता है 3.6 वोल्टेज। जब आप चेक करेंगे इसको तो 3.6 वोल्टेज आपको मिलेगा, वीओबी। अगर आपने इस फोन में इतनी पावर बनवा दी तो 100% है कि दोनों पावर आईसी एक्टिवेट हो जाएंगे। केवल वीओबी बनने का ही मतलब हो जाता है यहाँ पे ना कि सेकंड पावर आईसी एक्टिवेट हो गई, और सेकंड पावर आईसी अगर एक्टिवेट हुई तो फर्स्ट डेफिनेटली एक्टिवेट हो जाएगा पहले से ही, ठीक है। क्योंकि बिना फर्स्ट के एक्टिवेशन सिग्नल के सेकंड एक्टिवेट नहीं होगा, और सेकंड एक्टिवेट हुआ मतलब फर्स्ट पहले से एक्टिवेट होने की कोशिश में है। और अगर आप फर्स्ट सेकंड आईसी हटा लोगे तो फर्स्ट पर भी आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। जब आप सेकंड आईसी हटा लोगे तो फर्स्ट पर भी आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब जितनी भी जितने भी पावर कॉइल्स पे बनती है, हमें पता है कि वो एस सीरीज का होता है, S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके बनता है। अगर टोटल 10-11 कॉइल है तो S11 तक की वोल्टेज बनेगी एक आईसी पे। तो इसमें S1A लिखेगा, जो भी पावर बनेगी, मान लीजिए S1 है तो S1A लिखेगा। अगर इसी का LDO Vref2 सेक्शन होगा तो Vref2 से अगर L1 निकल रहा है तो यहाँ पे लिखेगा L1A, इस तरह से वोल्टेज बनेगी, ठीक है। ए देख के आप बता सकते हो कि जो ये L1 पावर आ रही है वो कहां से आ रही है, फर्स्ट पावर आईसी से। क्यों? क्योंकि दूसरे पावर आईसी में भी एलडीओ निकल रहा है और यहां से भी एक L1 निकल रहा है, तो L1B लिखा होगा वहां पे। तो आपको इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा, L1A और L1B। इसी तरह से यहां पर भी लिखा होगा S1B नहीं लिखा होगा, S1C लिखा होगा इसमें, ठीक है। बी ना लिख के यहाँ पे क्या लिखता है, सी लिखता है। तो यहाँ पे लिखिएगा S1C और L1C, जबकि सेकंड पावर आईसी में बी लिखना चाहिए, लेकिन बी नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखता है, सी लिखता है। L1A और L1C दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कि अगर L1C किसी सप्लाई पे लिखा है L1C 1P0 मतलब, और यहाँ पे क्या लिखा है L1A 1P0 मतलब, समझ में आ रहा है ना, क्लियर? दोनों में डिफरेंस है। L1A मतलब फर्स्ट पीएम से, L1C मतलब सेकंड पीएम से। इसी तरह से S1A 0.8 और S1C 0.8 दोनों में डिफरेंस है, S1C और S1A। S1A मतलब फर्स्ट से बन रहा है, S1C मतलब थर्ड से बन रहा है, मतलब सी वाली सेकंड आईसी से बन रही है, ठीक है। क्लियर है इतना? वॉइस आ रही मेरी आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, आ रही है। तो ये समझ में आ गया, S1 और L1 के आगे C लगा है थर्ड पीएम के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा S1C और यहाँ लिखा S1A, तो दोनों में डिफरेंस है ना। S1A 0.8 मतलब कि ये देख के हम बता सकते हैं कि फर्स्ट पीएम से बन रहा है, और C देख के हम बता सकते हैं कि ये सेकंड पीएम से बन रहा है। कहीं पे भी ये सप्लाई लिखा रहा है V_S_S1C 0P8 मतलब क्या है, सेकंड से बन रहा है, ठीक है। ऐसा लिखा रहा है V_S_S8C 1P3, बताइए किससे बन रहा है ये? सेकंड वाले से। हाँ, सेकंड वाले से बन रहा है। और ये 1P3 है तो ये एक लोअर एलडीओ होगा। ये क्या होगा, LLDO होगा, क्योंकि 1.3 वोल्टेज तो लोअर एलडीओ का ही होता है, तो सेकंड वाले का लोअर एलडीओ हो गया। ये समझ में आ रहा है?
इस तरह से हम इसको जो है नाम देख के बता सकते हैं कि कौन से आईसी से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ लिखा है वीरेज अंडरस्कोर L13A1P8, कहां से बन रहा है ये? फर्स्ट है सर। फर्स्ट से बन रहा है, ठीक है। अब समझ में आ चुका है आप लोगों को। तो स्कीमेटिक जब पढ़ेंगे अभी तो वो चीज कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको नाम देके बता देंगे कि कहां से आ रही है वो, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वाइल सेक्शन होता है, हमें पता है कि ये वी रेगुलेटेड 1 होता है, वी रेगुलेटेड 1 होता है। फर्स्ट वाले डे में हमने इसको समझा रखा है, ठीक है। और ये जो सेक्शन छोटा सा हमने यहाँ बना रखा है, ये क्या होता है? वी रेगुलेटेड 2 होता है। यहाँ पे भी क्या है? वी रेगुलेटेड 2 है। और ये जो क्वाइल सेक्शन है वो क्या? वी रेगुलेटेड 1 है। अब आपको पता ही वी रेगुलेटेड 1 में हाई एम्पियर होती है, वी रेगुलेटेड 2 में लो एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर से मतलब है वोल्टेज तो बनते ही रहते हैं सभी जगह, ठीक है। तो हाई एम्पियर और लो एम्पियर पे चलता है। तो यही हाई एम्पियर की कुछ क्वाइल्स पावर जो होते हैं, जो एलडीओ होते हैं, उनको रिटर्न जो है इसमें इन कराया जाता है, और इन कराने के बाद उनका कन्वर्जन करा लिया जाता है मल्टीपल वोल्टेजेस में। तो L1C का मतलब केवल एक सिंगल वोल्टेज थोड़ी यहाँ से बनेगा, यहाँ से बहुत सारी वोल्टेज बनती है ना, जिसको हम सभी लाइनों को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना। तो यहाँ पे L1A, ऐसे L2, L1C लिखा है, L2C, L3C, ऐसे बहुत सारी वोल्टेज इसमें 1.8 भी बनेगा, 3.0 भी बनेगा, L4C। अभी हम उसको स्कीमेटिक पे देखते हैं कि कितनी बन रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी है L20A, L20A ऐसे 20 तक 22 तक वोल्टेज बनेगी इसमें। तो अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज होगा वो हम देखेंगे, आई थिंक वो L10A होगा। क्या होगा? L10A 1P8। अभी हम इसको कंफर्म करेंगे। इस आईसी में L10A ही होता है या फिर L9A भी होता है, अभी हम देखेंगे उसको। तो ये हो गया वीओबी पावर बन गया अगर, तो समझिए कि सभी क्वाइल पे वोल्टेज एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे अगर वीओबी बन गया तो। अब आपके फोन में दिक्कत आता है, बस इतने को रिपेयर करना है आपको। अगर आपने इतने को रिपेयर कर दिया और कोई सर्किट शॉर्ट नहीं है, विरेज 1 में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, विरेज 2 में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो फोन ऑन हो जाएगा, मतलब सारी पावर बन जाएगी। और उसके बावजूद भी नहीं बनती है तो आपको सीपीयू हटाना है और ईएमएमसी हटाना है। कई बार आपका ईएमसीपी में रैम शॉर्ट है, तो आप जब उसको लगाओगे, या उसकी पिनें नीचे सटती हैं, जब आप सही से नहीं लगाए हो आईसी, पिन सट रही है आपस में, एक दो पिन भी सट रही है, तो क्या होगा कि पावर आईसी जो है आउटपुट नहीं बनाएगा। जैसे आप रैम को हटाएंगे या यूएफएस जो भी लगाए उसके साथ में उसको हटाएंगे, तो तुरंत सारी वोल्टेज बनने लगेगी, और फिर उसको आप रिवॉल्व करके सही से लगाएंगे तो फिर फोन ऑन भी हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि अगर वो आपस में पिन शॉर्ट हो रहे हैं तो भी ऐसा होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए यूएफएस भी हटा लेते हैं और सीपीयू भी हटा लेते हैं, ठीक है। दोनों हटा लेंगे और ये सभी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में बनेंगी। जब सीपीयू नहीं रहेगा तो ये टोटल वोल्टेज क्या होंगी? फ्लैक्चुएशन में बनेंगी। इतना समझ में आ रहा है? जी जी सर। बस इतना हमें रिपेयर करना है। इस फोन को रिपेयर करने के लिए अगर इतने चीज पे हमने सही से ध्यान दिया, फोन रिपेयर यही इतने में हो जाएगा। अब आगे की कहानी क्या है कि ये जो क्वाइल हैं, इनके ऊपर जो है आपको क्या चेक करना है? जीआर। क्या चेक करना है? जीआर। इनके ऊपर आपको लेना है जीआर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जीआर के बारे में आपको बता दें। जैसे यहाँ पे एक आईसी है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक आईसी है, और इसमें एक ट्रैक लाइन यहाँ से ऐसे बना लिया है, और ये सीधा लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे कितना जीआर आएगा? यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे ला दिया, और एक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा के यहाँ ला दिया, और एक और बना लेते हैं, यहाँ एक और रजिस्टर लगा के यहाँ बना दिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जीआर कितना आएगा? डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट है ये आईसी से डायरेक्ट 250 से 450। हाँ, लगभग 450 या 350 मानेंगे ना, एक हेल्दी जीआर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया लगभग 450 का। अब बीच में रजिस्टर लगा, यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर, तो यहाँ पे कितना जीआर आएगा? उतना ही आएगा सर। हाँ, उतना ही आएगा। अब यहाँ पे हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर डाल दिया, अब यहाँ पे जीआर कितना आएगा? उसमें 1000 बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? चेंज हो जाएगा, लगभग ये 1200-1400 तक चला जाएगा, 1300 प्लस चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 10 के डाल दिया, अब क्या होगा? 3000 प्लस चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ओएल दे, ठीक है। अगर यही हमने 1 मेगा ओम का या 100 किलो ओम का डाल दिया, कितना डाल दिया? 100 के का, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओएल। समझ में आ रहा है? 100 के का डाल दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा यार? ओएल। अब यहां से हमने एक ऐसा कंपोनेंट लगाया और इसके ऊपर पुल अप कर दिया, इस फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या कर दिया? पुल अप कर दिया, और इस कंपोनेंट की वैल्यू है 2.2 के, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितनी जीआर आएगी? फर्स्ट लाइन में कितनी जीआर आएगी? वही 400 से 500 तक आएगी सर।
उसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि 350 हो जाए, हो सकता है कि 550 हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये जो है लगभग 500 तक चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 500, इस लाइन को अगर आपको चेक करना, मान लो ये I2C है, I2C पर तो 2.2K का पुलअप होता है ना, आप लोगों को इतना पता है ना, I2C पर ही 2.2K का क्या होता है, पुलअप होता है। तो यहाँ पे आप जीआर लेते हो, अगर आपको 400, 450, 400, 550 के आसपास जीआर मिलता है, मतलब कि ट्रैक लाइन क्या है, सही है। अगर आप यहाँ पे जीआर लेते हो और आपको 1500 प्लस जीआर मिलता है, तो आप सीधा क्या समझते हो, ये ट्रैक लाइन क्या है, यहां से कहीं से ओपन है, सीधा यही समझोगे आप, सीपीयू से ओपन है। जो जीआर आ रही है वो इस रजिस्टर के थ्रू आ रही है, जो जीआर आ रही है वो कहां से आ रही है, इस रजिस्टर के थ्रू आ रही है, 1500 प्लस या 2000 प्लस, ऐसा समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस तरह की सर्किट है तो यहाँ पे जीआर आने से मतलब नहीं है, जीआर कितना आ रहा है वो भी ध्यान देना होता है। लेकिन अगर ऐसी सर्किट है डायरेक्ट, तो बस जीआर आने से मतलब है, जीआर आ रहा है मतलब सर्किट सही है। ठीक है ना, क्लियर है? जी सर, हाँ क्लियर है सर। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी कॉइल के ऊपर भी जीआर लेना होता है। इसको इरेज कर दें, क्योंकि यही हम सीपीयू बनाएंगे, अभी इरेज कर देते इसको, बाद में आप लोग वीडियो रिपीट कर लेना इसको। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जीआर में दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, कोई भी ऐसी उठाएंगे जीआर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो डायरेक्ट लाइन है तो रीडिंग लगभग 300, 400, 500 ऐसी आनी चाहिए। अगर बीच में कोई कंपोनेंट है तो कंपोनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पुलअप है तो भी हमें चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। पुलअप है तो अगर लाइन पे ज्यादा जीआर आ रही है, 2000, 3000 ऐसे आ रही है, तो हमारा पुलअप लाइन सही है, लेकिन जो स्टेट लाइन है वो लाइन ओपन हो सकती है। ठीक है, ओपन हो सकती है क्या, वो लाइन ओपन है ही, तभी वो हाई रीडिंग आ गई है। जो जीआर आ रही है वो पुलअप साइड से आ रही है। ठीक है ना, तो अब क्या है, हमें इन सभी कॉइल के ऊपर जीआर लेना होता है। अब ये जीआर कैसा होना चाहिए, तो ये जीआर होता है 0005, अगर ऐसा है 0009, 0010, 0020, 15 लेते पहले, फिर 0020, 0025, बस। अगर ये इस तरह की रीडिंग आ रही है तो क्या समझेंगे बताइए, सबसे ऊपर वाली रीडिंग क्या है, सबसे ऊपर वाली रीडिंग क्या है, शॉर्ट है। ये क्या है, शॉर्ट। ये क्या है, ये भी लगभग शॉर्ट है। इसको भी क्या बोलेंगे, फुल शॉर्ट नहीं है ये भी शॉर्ट है। हाँ, ये दोनों लगभग शॉर्ट है। ठीक है, ये जो हमारी 15 आ रही है ये भी लगभग शॉर्ट है। लीकेज बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे इनको, लीकेज। अब ये लीकेज वाली जो लाइन होती है, देखिए नीचे जो लो रीडिंग पे है ये तीनों, इनको हम बोलेंगे शॉर्ट। अब कई बार आपको दिखेगा कि रीडिंग 9 की आ रही है और उस पर वोल्टेज बन रहा है 0.8, एक तो रीडिंग लो है और ऊपर से उस पर वोल्टेज भी बन रहा है, मतलब लाइन शॉर्ट नहीं है। समझ रहे हैं, लाइन तभी शॉर्ट होती है जब उन पर वोल्टेज नहीं होता है और जीआर भी क्या होती है, लो होती है। चार्जर या बैटरी लगा के या पावर बटन प्रेस करने पे उस कॉइल के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि लाइन क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर उस पर वोल्टेज है हमें, तो वो लाइन शॉर्ट नहीं है, वो लाइन क्या है, लीकेज में है, और वो लाइन 100% सीपीयू में कनेक्ट है, और वो सीपीयू उठाने से ही सही होगा, ना कि कोई कंपोनेंट। ठीक है, जब भी रीडिंग लो होती है इस तरह से 25 तक मान लीजिए, तो आपकी जो लाइन है वो शॉर्ट नहीं है। अगर उनमें वोल्टेज बन रही है मतलब कि वो लाइन शॉर्ट नहीं है, वो लीकेज में है और सीपीयू उठाना पड़ेगा। सीपीयू उठा के रिवॉल्व करके डालेंगे, अगर रीडिंग 50 तक चली गई या 100 तक चली गई तो फिर लीकेज सही हो गया और फोन वहां पे आपका ऑन भी हो जाएगा। तो यही तो कंडीशन होता है। अगर इस तरह की जीआर होती है किसी भी कॉइल के ऊपर पावर आईसी के आउटपुट में, एलडीओ को छोड़ के, क्योंकि एलडीओ पे तो 450 की जीआर आती है। ठीक है, एलडीओ को छोड़ के बक लाइन, कोर लाइन, मेमोरी लाइन, मॉडम लाइन, इन पे अगर इस तरह की जीआर है या डी रैम लाइन, उन पर इस तरह की जीआर है, तो उस टाइम क्या होता है, सीपीयू लीकेज में होता है, यानी कि सीपीयू अपने जगह पे थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है या हिल जाता है, थोड़ा सा भी उस पर जर्क लग जाता है, या फिर चलते चलते भी होता है हीट की वजह से, जब बार बार हीट होता है। और इस कंडीशन में फोन ज्यादा हीट होता है जब लो रीडिंग होती है आउटपुट कॉइल के ऊपर, क्योंकि करंट वहां पे ज्यादा ग्राउंड से कोलाइड करता है और बार बार हीट होता है। ठीक है, तो फोन जो है
थोड़ा ज्यादा हीट होगा, प्रोसेसर भी हीट हो के चलता है, ज्यादा हीट होता है और चलता है, तो उस टाइम थर्मल ग्लू की आवश्यकता भी पड़ती है प्रोसेसर को। तो लो रीडिंग मतलब लीकेज में है, और लीकेज में है तो रिवॉल्व कर देंगे तो लीकेज सही हो जानी चाहिए। अगर सेम लीकेज पे आ जाता है और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आपका सीपीयू वहां पे जो है डैमेज कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका लो रीडिंग है और कोई भी आउटपुट नहीं बन रहा है, सीपीयू आपने उठाया और रीडिंग जो है प्रॉपर सही हो गई, और जब आप वोल्टेज चेक करते हो तो सभी कॉइल के ऊपर वोल्टेज भी आ रही है फ्लैक्चुएशन में। समझ में आ रहा है? सभी कॉइल के ऊपर फ्लैक्चुएशन में क्या आ रही है? वोल्टेज भी आ रही है। तब तो हम ये मान लेंगे कि अब बोर्ड पर हमें काम नहीं करना है, जो भी काम है हमारे कहाँ है? सीपीयू पे है, क्योंकि जैसे ही हम सीपीयू हटा रहे हैं तो सारी वोल्टेज क्या हो रही है? दोनों पावर आईसी के ऊपर सारी वोल्टेज बनने लग रही है। समझ में आ रहा है? तो इसको भी कंफर्म नहीं करना आपको, केवल एक पावर आईसी पे अगर वोल्टेज बनने लगी ना, मतलब समझ जाओ दूसरे पे भी बन रही है। ठीक है, केवल एक ही पावर आईसी पे आप चेक कर लिए, दूसरे की शील्ड काटने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि दोनों पे बन रही है, क्योंकि एक तभी एक्टिवेट होगा जब दूसरा एक्टिवेट होगा। क्लियर है? तो सीपीयू उठाते ही अगर वोल्टेज बनने लग रही है आउटपुट कॉइल के ऊपर, मतलब सीपीयू में ही काम है, बोर्ड में कुछ टच नहीं करना हमको। फिर हम क्या करेंगे? सीपीयू रिवॉल्व करके दोबारा डालेंगे, डालने के बाद सेम रीडिंग आ जाती है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे बताइए? जैसी सीपीयू रीडिंग चेंज थी, करेंगे। हाँ, तो वहां पे सीपीयू खराब हो गया है, अब उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें दिमाग लगाएंगे तो और फंस जाएंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला है, वो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब आपका सीपीयू चेंज होगा, या फिर सीपीयू चेंज पॉसिबल है उसका तो होगा, नहीं तो खत्म, पैक कर देंगे। ठीक है, या फिर पेयर मिले तो चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इसके ऊपर रीडिंग आती है 25, 30, 40, 25, 50, 60 तक आती है, 60 तक रीडिंग आती है, ऐसे 0000। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे कि वीरेज में शॉर्टिंग होता है उस कंडीशन भी, तो इसके बक के वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। किसमें? वीरेज की कोई भी लाइनों में अगर शॉर्टिंग होता है हम्म तभी भी तो बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन होंगे, चाहे कितनी भी पावर आईसी डाल लो, सारे सीपीयू रिवॉल्व कर लो, तभी भी तो ऐसा कौन कंडीशन सा बन विलेज? सकता है। विलेज 1, विलेज 2? अब वीरेज की कोई भी लाइनों में, वीरेज 1 में हुआ या वीरेज 2 में, नहीं वीरेज 1 में हुआ, वीरेज 2 में कोई किसी में भी हुआ। विलेज 1 में शॉर्टिंग होता है तो ज्यादातर आपकी सारी वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे, हाँ। जितने भी वोल्टेज हैं सब ड्रॉप मिलेंगे। ये शॉर्टिंग नहीं है, ये जो चीज दिख रही है आपको ना, ये शॉर्टिंग नहीं है, ये लीकेज है। हम्म। ठीक है, और और लीकेज में वीरेज भी, 2 में भी अगर, हाँ, वीरेज 2 में विलेज, अगर शॉर्टिंग होगा। जैसे आपने विलेज 2 में इस समय देखते होंगे, वो ट्रेंड में चल रहा है, 3.0 शॉर्ट हो जा रही है और सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। जी 1 शॉर्ट हो जा रहा है, सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है, तो हो रहा है ना, विलेज 2 में जी शॉर्टिंग हो रही है तो सारी वोल्टेज क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है। जी जी। लेकिन ये दोनों तो सर वोल्टेज अगर ये दोनों लेकिन वोल्टेज जो सर हम क्या कर लेकिन सर हम जब इसके सारे पैड वैल्यू चेक करते हैं ना, आईसी उतार हम्म करके, ये हम्म कंडीशन मेरे साथ फेस होता है। जब इसके पैड वैल्यू सारे मैच कराते हैं हम, तो सारे पैड हम्म वैल्यू भी ओके शो कराता है, फिर भी हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन में होता है। सीपीयू भी दूसरा डाल के देख लेते हैं, तब भी स्टेबल वोल्टेज नहीं होता है। पीएस अभी पीएस होल्ड भी ड्रॉप होता रहता है। अभी पूरी चीजें नहीं देखे हैं ना, अब अभी आगे उसको समझिए। अभी आगे इसके बाद केवल वोल्टेज लाइन ड्रॉ किया है, कम्युनिकेशन लाइन कहाँ ड्रॉ किया है? ओके सर। ठीक है, ये जीआर समझ में आ गया। वोल्टेज बनवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कैसे भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन तक पहले आप लाइए, उसके बाद ही आप बोर्ड में काम कर पाएंगे जी। कुछ स्टेबल कराने के लिए। अच्छा अभी सर। वोल्टेज अच्छा सर कोई अच्छा सर कोई ऐसा नहीं है, जैसे हमने 6150 ये हमारी पीएम लगी है, हम्म इसको हमको टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो वोल्टेज हम चेक करें, इससे पता चल जाए कि हमारी पीएम 6150 एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। ये दो चीज बताया तो, बूट कैप पे 8 वोल्ट और फॉल्ट एन बनने लगेगा, मतलब सही काम कर रही है अच्छा अगर ये दोनों वोल्टेज अगर जनरेट हो रहे हैं तो मतलब हमारा पीएम काम कर रहा है। कर रहा है, उसको नहीं टच करना है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अरे इनके आउटपुट में लो रीडिंग है, जिसकी वजह से पीएम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। पीएम सही है लेकिन प्रॉपर काम जी नहीं कर रहा है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, जी 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 या इसके वीरेज 2 में कोई शॉर्टिंग है जो कि इंपॉर्टेंट वोल्टेज नहीं है बूट सीक्वेंस का, जैसे कि ये L10 की नहीं है, और जो 3.0 यूएसबी है, वी यूएसबी, वो जी भी नहीं है। जी उनके अलावा कोई जी कैमरा पे जाने वाली वोल्टेज है, या WTR SDR में जाने वाली वोल्टेज है, वो शॉर्ट है। तो जी वो तो एक पेरिफेरल वोल्टेज हो गई ना, तो पेरिफेरल वोल्टेज शॉर्ट होने से फोन ऑन भी होता है, रीस्टार्ट हो जाता है, लोगों पे आएगा, रीस्टार्ट हो जी। जाएगा, या फिर ऐसा होता लेकिन है सर तभी वोल्टेज लेकिन फ्लक्चुएट सर कर वो रहा प- लेकिन सर वो पैड वैल्यू मैच कराने से वो सर प्रॉब्लम फेस होगी या नहीं होगी।
होगी। अगर वो शॉर्ट होगी ना तो पैड वैल्यू पे जब आप रीडिंग चेक करें, मैच नहीं कराना आपको कोई पैड वैल्यू, बस आपको रीडिंग लेना है, किसी से मैच नहीं करना। हाँ वही पैड वैल्यू की जीआर से अगर हम मैच मतलब वो करते हैं ना बिट मैप से, हम्म। तो उससे प्रॉब्लम फेस हो सकता है। हाँ, अगर शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम मिलेगा आपको, नहीं शॉर्ट होगा तो आपको आगे की केसिंग बताएंगे हम, ठीक है। जी, क्योंकि सर मैंने देखा है ना कि रिस्टार्ट कंडीशन होता है, सारा कुछ कर लो और जीआर वैल्यू पैड कोई शॉर्ट भी नहीं होता है, फिर भी कंडीशन फेस होता रहता है। वो चलिए आगे देखेंगे, अभी क्लास करते हैं। जी सर, ओके। तो ये समझ में आ गया सभी को। विरेज 1 और विरेज 2 की जीआर ले लेंगे प्रॉपर, कोई लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। बिटमैप खोलेंगे, जितनी भी येलो बॉल है सबकी रीडिंग ले लेंगे तुरंत। अगर आउटपुट नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं बन रहा है, बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बना रहा है, फर्स्ट पीएम सेकंड पीएम दोनों चेंज हो चुकी है, फिर भी आउटपुट नहीं बना रहा है, सीपीयू एमएमसी हटा लिया है फिर भी आउटपुट नहीं बना रहा है, तो दोनों पीएम उठाएंगे, उनकी जीआर ले लेंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कोई लाइन या तो जिस पे जीआर आनी चाहिए उस पे जीआर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर सीपीयू निकाल लिया है तो कई ऐसे लाइन होंगे जिन पे जीआर नहीं आएगी, तो छोड़ देंगे उसको, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। बस आप क्या ध्यान देंगे, कोई लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेकंड पीएम को जब आप चेक करेंगे तो बीओबी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये चेक करना कंपलसरी है। और ये फॉल्ट 10 पे भी जीआर आना चाहिए फर्स्ट पीएम से, या फिर फर्स्ट पीएम से सेकंड पीएम तक का जो ये कनेक्शन लाइन है ये चेक कर लेना है कि कनेक्टेड है कि नहीं। और बीपीएच की एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी बीपीएच की ट्रैक ओपन रहेगी पैड तो भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेंगे। दोनों में, ये भी, इस पावर आईसी में भी बीपीएच, ये जो है ना रिटर्न बीपीएच, इस पावर आईसी में भी इन करेगा मल्टीपल टाइम, जितनी बार कॉइल लगी है उतनी बार बीपीएच यहाँ पे भी क्या करेगा, इन करेगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, चेक करना है, इसको भी आपको चेक करना है बीपीएच। तो दोनों आईसी के अंदर बीपीएच इन करेगा और उसके बाद कॉइल की आउटपुट बननी शुरू होती है। तो कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए और कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज है तो हमने सीपीयू और एमएमसी ऑलरेडी निकाल रखी है बाहर, वहां से लीकेज नहीं है। उसके अलावा भी अगर कॉइल पे रीडिंग आती है लो, मान लीजिए सीपीयू निकाल लिया, कॉइल पे रीडिंग लो आ रही है, तो बस काम हो जाएगा आपका। आप कुछ नहीं करो, आप पावर आईसी हटाओ, तब भी रीडिंग लो है, बस इसमें वोल्टेज डाल दो, ठीक है। वोल्टेज डालते ही जो कैपेसिटर गर्म होगा उस कैपेसिटर को निकाल दीजिएगा। अब ये वोल्टेज कितना डालेंगे, तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ना ही आपका पावर आईसी है और ना ही आपका सीपीयू एमएमसी है, तो कोई खतरा तो है ही नहीं। आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ भी इसमें डाल दो, जो भी कंपोनेंट गर्म होगा उसको हटा दीजिए, फिर लाइन सही हो जाएगी। और उसके बाद फिर पहले पीएम डालेंगे, फिर उस लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आने लगी फ्लक्चुएशन में, फिर सीपीयू डालेंगे, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा, फिर एमएमसी डालेंगे, फोन ऑन हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अच्छा हमें सर, कम से हमारा सर एक क्वेश्चन है। कम जैसे मैंने देखा है कि वीवैट कभी कभी फुल शॉर्ट होता है एकदम। तब भी फोन ऑन रहेगा। नहीं, वो तो ऑन होता है सर, वो तो बहुत सारे ऐसे सेट होता है, शॉर्ट होता है तब भी लोगो रहते हैं, ऑन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वीवैट फुल शॉर्ट है और हम एम्पियर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं फिर भी कोई पार्ट से हिट नहीं होता, ऐसा क्यों होता है सर? अब वेबसाइट की वीडियोस देखिए, पूरी वीडियो शॉर्टिंग वाली देखिए, हाफ शॉर्टिंग वाली। जी अभी इसमें एडवांस लेवल का एक कोर्स है, इसमें जो है चलने दीजिए टॉपिक, ठीक है। जी। वो वेबसाइट वाली वीडियो देखिए। बीपीएच की शॉर्टिंग नहीं हटा पाते हैं आप, बीपीएच वीवैट की। अरे अरे सर, शॉर्टिंग तो हट जाता है, लेकिन सर बहुत ऐसे केस होते हैं जो एम्पियर वोल्टेज इंजेक्ट करने के बावजूद कुछ भी नहीं हिट होता है। हाँ, तो वहां पे भी तरीका बताया गया, वो वीडियो देखिए आप। अच्छा ठीक है सर। हम आगे ले जा रहे हैं, आप लोग पीछे खींच रहे हैं। वो वीडियो देखिए वेबसाइट वाली, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, वोल्टेज बनवाने तक का प्रोसेस। अगर ये सारी चीजें कर रखे हो आप फिर भी वोल्टेज नहीं बन रही है, ये सारी चीजें कर रखे हैं फिर भी वोल्टेज नहीं बन रही है, पूरी पैड की वैल्यू सही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आपसे एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सभी ट्रैक लाइन, इनकी फीडबैक लाइन, इनकी फीडबैक लाइन, मतलब कि 1 बाय 1 सभी चीजों को चेक करेंगे। वैसे फीडबैक लाइन और वीपीएच की एंट्री लास्ट में करते हैं, जब सारी चीजें कर लेते हैं नहीं मिलता है, तब वीपीएच की प्रॉपर एंट्री चेक करेंगे और फीडबैक लाइन चेक करेंगे। उसके बाद आप जो है कहोगे कि यहाँ पे लेयर जो बोर्ड का है वो डैमेज है, या फिर कहीं पे बोर्ड फुल गया है, कहीं पे बोर्ड क्या है, उठ गया है और वो आपको दिख नहीं रहा है। ध्यान से बोर्ड को हर जगह दबाइए, आपको दिखेगा कहीं एक जगह पे बोर्ड क्या है, फुल गया है। कई बार वाटर डैमेज में भी क्या होता है, बोर्ड के अंदर लेयर भी आपस में चिपक जाते हैं और उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, और हीट लगने से और ज्यादा सट जाते हैं वो। तो उसको पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी 2 लाइन आपस में टची हुई है या फिर कौन सी 4 लाइन आपस में चिपक गई है। तो उस टाइम आपको पता ही नहीं चल पाएगा। जब आप उन दोनों लाइन को चेक करोगे तब ना वो बजर करेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई लाइन बजर नहीं करेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप इस पे जीआर लोगे तब भी आएगा,
इस पे जीआर लोगे तब भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये जीआर और ये जीआर इन दोनों आपस में चेक करो तो शॉर्ट है, क्योंकि हो सकता है ये लाइन कहीं दूसरे सेक्शन में हो सकता है ये लाइन कहीं दूसरे सेक्शन में है, सीपीयू में ही एक जगह दूसरी जगह पे है, दूसरी जगह पे है, तो आप केवल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ जीआर ले लिए, यहाँ जीआर ले, दोनों जगह आपको जीआर मिल गई, लेकिन आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये लाइन आगे चल के आपस में ही शॉर्ट है, इन दोनों में शॉर्टिंग है, तो ये चीज आप नहीं फाइंड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम आपको बोर्ड स्वाइप करना पड़ता है, उस टाइम आपको बोर्ड चेंज करना पड़ता है। और इस तरह का प्रॉब्लम वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में भी आता है, यही दिक्कत सेम हो जाती है लेयर में, तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हटता ही नहीं है, सारी चीजें चेक कर लोगे फिर भी नहीं हटेगा, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और वोल्टेज ड्रॉप में भी आती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तब भी ऐसी दिक्कत होती है। तो ये हमारा केवल वोल्टेज का लेवल रहा, इतनी चीजें हम करेंगे वोल्टेज को बनवाने में। तो चलिए फॉल्ट टाइम दिखाते हैं। यहां से वी बस बना, ये वी बस आगे गया, ये हमारा BQ आईसी है, नहीं BQ नहीं है, मेन आईसी है। तो मेन आईसी तक वी बस आया कैसे? क्योंकि हमने जो लाइन ट्रैक किया अभी वो इसको पकड़ा, हमें ये वी बस पकड़ना है, और ये वी बस जो हमें पहले BQ में ले जाएगा, ये टेस्टिंग पॉइंट है, और ये कैपेसिटर है, और ये हमारा जैक से आ रहा है, और ये हमारा मॉसफेट पे है। तो इसको BQ में ले ही नहीं गया क्या? ले जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कनेक्टर से ही बस ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम VAC जो दिख रहा है इसको कॉपी करेंगे और BQ तक पहुंचेंगे। आया BQ तक, और ये BQ में देखिए V बस इन लिखा हुआ है, और ये V बस इन क्या है? तो ये V बस इन ये है। तो इस पे एक सर्किट जो है थोड़ा अलग कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये मेन चार्जिंग आईसी है, और ये हमारा BQ है, SC8551 लिखा हुआ है जो कि BQ है। इसमें V बस दिखा रहा है, लेकिन ऐसा आपको अगर मान लो कि ये जो VAC है, हाँ ठीक है, हाँ सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, ये V बस कैसे आ रहा है? ये सही आ रहा है, जैसा हमने ड्रॉ किया वैसे ही आ रहा है। देखिए ये दोनों के एंट्री जो है सेम है, और ये जो VAC है पहले ये जो है ये आ रहा है पहले, इसमें कहाँ से आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, मतलब ड्रेन से ही कनेक्टेड है VAC, और ये रजिस्टर निकलना नहीं चाहिए। VAC पहले इन हुआ, फिर यहाँ से OVP गेट निकलेगा, OVP गेट ये जो है 5 वोल्ट होगा, और ये जाके इस मॉसफेट के सोर्स गेट को ऑन करेगा, तो ड्रेन की वोल्टेज सोर्स पे आएगी, और ये वोल्टेज बन जाएगी V बस, यहाँ पे इन हो जाएगी। बस इसका इतना ही काम था BQ का। और ये V बस यहाँ मेन चार्जिंग आईसी में पहुंचेगी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मेन चार्जिंग आईसी में। फिर यहाँ पे VPH पावर बनेगा मेन चार्जिंग आईसी पर, और यहाँ बूट कैप पे 8 वोल्ट आपको चेक कर लेना है, बस आगे बढ़ना है डेट के लिए। हाँ ये VARB का जो कैप दिख रहा है ना, VARB चार्जिंग कैप, ये कैप भी कई बार खराब हो जाता है, तो ये आईसी जो है VPH पावर नहीं बनाती है, तो ध्यान रहे उस कैप को बस रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम बना देते हैं उसको VARB कैप, इसको बस रिमूव कर देना है, फिर ये VPH बनाने लगेगी। ऐसी दिक्कत आ रही है इस तरह के फोनों में। और यहाँ पे ये सेंसर लाइन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे लिखा है VBAT सेंस माइनस, VBAT सेंस प्लस और पैक सेंस माइनस। पैक सेंस माइनस पे पूरा ग्राउंड आएगा, और 52 पे भी ग्राउंड आएगा, और 71 पे जो है VBAT का पॉजिटिव कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इन तीनों सेंसर लाइन को सही से चेक करिएगा। अगर ये सेंसर लाइन नहीं सही है तो आपकी बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बनेगी, और बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बन रही है मतलब कि ये जो आईसी है फॉल्टन नहीं बनाएगी, ये आईसी फॉल्टन नहीं बनाएगी। फॉल्टन कहाँ से बना रही है? तो इसके अंदर का ये कंट्रोल सेक्शन है, यहीं से ये फॉल्टन जो है जनरेट कर रही है, इसके अंदर का एक कंट्रोल सेक्शन है, यहीं से फॉल्टन जनरेट कर रही है, और यहां से निकल के ये सेकंड PM, ये जो सेकंड है U1800 है, इसका नंबर यहाँ पे लिखा है 6150L, उसके पिन नंबर 48 पे आ रही है। और इस फोन में तो TP दिया हुआ है, यहाँ पे इजीली चेक कर लेंगे आ रही है नहीं आ रही है। नहीं होता तो इस आईसी को उठाते हैं और 48 नंबर की पिन काउंट करते हैं, और उसके ऊपर जाके चेक करते हैं, वहां पे 1.4 to 1.8 कोई भी वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी ये आईसी एक्टिवेट होगी। और दूसरी चीज, इस आईसी के अंदर VOB चेक करेंगे जस्ट इसके बाद, तो U1800, और इसके अंदर VOB का सेक्शन ओपन करेंगे, ये कॉइल वाली सेक्शन है, ये VRES 2 है, और ये VOB लिखा हुआ है यहाँ पे, ये VOB की कॉइल लगी है सीरीज में, और यहाँ पे VOB पावर है, ये कैपेसिटर है, इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में ले जाएंगे और सर्च कर लेंगे। तो ये VOB पावर हमें जो है चेक करना है। ये भी शॉर्ट होता है कई बार, जिससे कोई भी वोल्टेज नहीं बनती है। अगर ये सही है तो फिर हम आ जाएंगे बिटमैप पे, और बिटमैप की मदद से इन दोनों आईसी की VRES 1 और VRES 2 की पूरी ट्रेसिंग करेंगे। पहले तो हम कॉइल पे ही आ जाएंगे, और सीधा इन सभी कॉइल पे, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉइल दिख रही है, इन सब के ऊपर हम क्या लेंगे? GR। टोटल 5 है, एक तो VPH की है, 1 2 3 4 5 हमने बना दिया है, इसको हम हटा देते हैं। तो टोटल 4 कॉइल है यहाँ पे, और एक VPH की कॉइल है, तो टोटल 5 कॉइल हो गए। तो इन सभी के ऊपर GR लेंगे, उसके बाद बैक साइड में आएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉइल यहाँ पे दिख रही है,
ठीक है, इन पे सभी पे जीआर लेंगे, कोई भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि जितने भी कैप दिख रहे हैं सबको तेजी से, कितने हैं ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, सभी कैप को तेजी से चेक कर लीजिए, कोई कैप जो है शॉर्ट तो नहीं है। और इधर भी चेक कर सकते हैं कोई कैप जो है शॉर्ट तो नहीं है, चाहे तो आरएफ के पास भी चेक कर लें। केवल वोल्टेज लाइन की कैप, ये वोल्टेज लाइन की जो कैप है ये सब चेक कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि विलेज 2 और विलेज 1 दोनों चेक हो जाएंगे विदाउट बिटमैप। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, इन दोनों आईसी की बिटमैप खोलनी है और बिटमैप में जितने भी येलो बॉल है उनकी आईसी हटा के रीडिंग ले लेनी है, बस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं है तो बस दोनों आईसी को आपको चेंज कर देना है, काम आपका हो जाएगा। या फिर पहले ही दोनों आईसी आप चेंज कर लीजिए, काम हो गया इजिली, तो ठीक है। नहीं होता है तो आपको जो है बिटमैप से चेक करना। लेकिन दोनों आईसी क्यों चेक करोगे, चेंज करोगे आप? आपको फर्स्ट आईसी में ये सियोरिटी देखनी है कि 8 वोल्ट बन रहा है और फॉल्टन बन रहा है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को चेंज करो। सेकंड चेंज करते बीओबी बन गया, बस काम हो गया। नहीं बन रहा सीपीयू निकाल देंगे, नहीं बन रहा है सीपीयू निकाल देंगे। पहले एमएमसी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ईएमएमसी, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत आ रहा है इस तरह का कि एमएमसी निकालते सारी वोल्टेज बनने लग रही है। पहले एमएमसी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सीपीयू निकालेंगे, वोल्टेज बनने लगेगी तो रिवॉल्व करके दोनों डाल देंगे। पहले सीपीयू डालेंगे, सीपीयू डालने के बाद पोर्ट बन जाना चाहिए, पोर्ट बना उसके बाद हमें ईएमएमसी डालना है। चाहे तो आप एमएमसी उसी दौरान चेक भी कर लीजिए कि कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी ये पूरा वोल्टेज का ही सिस्टम था। अब वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में भी आता है, फोन वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगी, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रही है और फोन डेड है। ठीक है, 3 4 5 यहाँ पे 8 बना लेते हैं, 6 हो गया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, टोटल 8 कॉइल है। सारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, फ्लैक्चुएशन में रहेगी। तो उसको कैसे रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, वीरेज 2 की जीआर लेनी पड़ती है, ना कि वीरेज 1 की। वीरेज 1 की तो आप सीधे कॉइल पे जीआर ले लेंगे, लेकिन वीरेज 2 की जीआर लेनी है, वो भी मेन बूट वोल्टेज की नहीं, उनके अलावा जो एलडीओ वोल्टेज, जैसे कैमरा सेक्शन के पास भी चेक कर लो आप, एसडीआर के पास भी चेक कर लो आप, एंटीना सेक्शन में भी आप चेक कर लो, हर जगह आप जो है चेक कर लो कि कहीं कोई वोल्टेज शॉर्ट तो नहीं है। कॉइल पे नहीं चेक करना, याद रहे छोटे छोटे कॉइल होते हैं नेटवर्क सेक्शन में, उन कॉइल पे आपको पूरा शॉर्टिंग आएगा, उस पे नहीं चेक करना है। जो केवल वीडीडी लाइन है, यानी कि जो वोल्टेज लाइन है, उनके ऊपर जीआर लेना है, वो लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वोल्टेज लाइन के ऊपर केवल जीआर लेना है। तो सभी वोल्टेज लाइन को चेक करने के लिए या तो यही तरीका अपना लो कि आईसी उठा के उसकी वीरेज 2 की जीआर ले लेंगे, उससे नहीं होता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है, तो फिर उस प्रोसेस को हम आगे बताएंगे कि कैसे वो करना है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। इसी टॉपिक को हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये केवल क्या था, पावर लेवल पे था कि पावर कैसे बनवाना है एक फोन के अंदर। अभी इसको जो है आपको एक बार फिर से ड्रॉ करना है, इसके बाद हमें पूरी वो कम्युनिकेशन लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि क्या होती है, याद है आप लोगों को सभी लाइन जो कल बताया था, बताइए। स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, ये 32 किलोहर्ट्ज, ये 19.2 मेगाहर्ट्ज, और क्या होता है, पीएम पावर ऑन रीसेट, पीएम पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड, और क्या, एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डेटा। बस इन सभी लाइन को प्रॉपर चेक करेंगे, सीपीयू टू मेन पीएम, सीपीयू टू मेन पीएम। सेकंड पीएम के अंदर केवल एसपीएमआई कनेक्ट होगी और कुछ नहीं कनेक्ट होगा। सेकंड पीएम में केवल क्या कनेक्ट होगा, सीपीयू से एसपीएमआई कनेक्ट होगा, सेकंड में भी कनेक्ट होगा और फर्स्ट में भी कनेक्ट होगा। लेकिन बाकी ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये 4 लाइन जो दिख रही है, ये चारों लाइन सीपीयू टू मेन पीएम के अंदर होगा, सीपीयू से मेन पीएम, बस इन्हीं के बीच वो कनेक्शन होता है और इन्हीं के बिहाफ पे वोल्टेज स्टेबल होता है। ठीक है, तो इनको चेक करेंगे, बस मेन पीएम से सीपीयू के बीच की ट्रैक ओपन तो नहीं है, बीच में कोई कंपोनेंट लगा है, वो कंपोनेंट निकल तो नहीं गया है, उनको ढूंढना है। ठीक है, तो इन सभी लाइनों को अगर आपने चेक कर लिया, आईसी भी चेंज हो चुकी है, सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है, फिर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है, तो दूसरा सीपीयू लगा के आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यही कर सकते हैं, विदाउट ट्रेसिंग दोनों पावर आईसी रिवॉल्व कर लिए, चेंज कर लिए, वोल्टेज स्टेबल नहीं हुआ, ट्रैक लाइन सही है, स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड लाइन सही है, तो सीधा आप चाहो तो एसपीएमआई चेक करके दूसरी सीपीयू डाल सकते हैं। दूसरी सीपीयू डालने पे अगर वोल्टेज स्टेबल हो जाता है तो फिर उसमें कुछ करना ही नहीं है आपका जो है, या फिर विदाउट ट्रेसिंग, बिना कुछ ट्रेस किए बस आप दूसरा सीपीयू डाल के चेक कर लो सीधा। अगर दूसरे सीपीयू पे स्टेबल हो जाता है तो फिर बोर्ड आपका सही है, प्रॉब्लम आपके सीपीयू में है। अगर स्टेबल नहीं होता है तो फिर आप ट्रेसिंग पे आइए, फिर आप उसको समय दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो 4 लाइन है, मेन सीपीयू मतलब सीपीयू टू मेन पीएम के अंदर होगा, सीपीयू से मैं लिख देते हैं, सीपीयू टू मेन पीएम, मेन पीएम मतलब 6150। और जो एसपीएमआई है, ये एसपीएमआई क्या होगा, दोनों जगह कनेक्ट होगा, एसपीएमआई क्या होगा, दोनों जगह कनेक्ट होगा, मेन पीएम और सेकंड पीएम।
इन दोनों जगह एसपीएमआई कनेक्ट होगा सीपीयू से, ठीक है, सीपीयू टू मेन पीएम और सेकंड पीएम। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना आपको। ये केवल वोल्टेज लेवल है डुअल पीएम बेस का। जितना अच्छा पकड़ इस पे रहेगा, आपका समझ रहेगा, ठीक है, इसके बाद 3 पीएम में भी इसी तरह से काम करना है। फिर वो 4 पीएम जब होगा ना, तो 2 सेट हो जाएंगे, 2 मोबाइल हो जाएंगे और दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो 4 पीएम वाले फोन हो जाएंगे। मतलब उसमें डुअल सीपीयू हो जाएगा, एक बेसबैंड सीपीयू और एक मेन सीपीयू। फिर वहां पे कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए इन दोनों चीजों को सही से तैयार करिए, फर्स्ट डे वाला और ये सेकंड डे वाला, ठीक है। अब पूछिए, आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? सर इसमें कल का वीडियो का क्या हुआ? क्लास कल की वीडियो यहाँ रिकॉर्डिंग में आ चुका है, शायद लोगों ने सर। देखा भी है इसको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। इस वीडियो को देखेंगे कुछ देर बाद, अभी 1 घंटे के अंदर लगभग यहाँ पे दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है आपकी वॉइस हेलो सर। हाँ संदीप जी बताइए। वो एन चैनल मॉस्फेट बताया है, वो लो वोल्टेज पे काम करता है क्या, निगेटिव वोल्टेज पे काम करता है? हाई, जब गेट हाई होगा ना, यहाँ पे गेट पे 5 वोल्ट आएगा तभी ये ऑन होगा। 5 वोल्ट गेट आने पे हाई ये ऑन होगा? ऑन होगा, मतलब ऑन होगा तो ड्रेन की वोल्टेज सोर्स पे आ जाएगी। और यही अगर पी चैनल होता तो गेट पर जब लो होगा, हाँ मतलब जो भी वोल्टेज गेट पे आ रही है उसको 0 करा दो, तो फिर ड्रेन सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं तो निगेटिव वोल्टेज आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव वोल्टेज पर ही काम करता है, बस एन चैनल नाम है इसका, ठीक है। हाँ पी चैनल के लिए वोल्टेज लो हो जाएगा, एन चैनल के लिए वोल्टेज हाई हो जाएगा, ठीक है। गेट की वोल्टेज हाई देखना वोल्ट। होता है। हम्म। गेट हाई है तो गेट हाई पे वो एक्टिवेट हो रहा है तो एन चैनल है, गेट लो है और एक्टिवेट है, दोनों साइड वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स, मतलब वो पी चैनल है, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्कीमेटिक से भी देख सकते हैं, स्कीमेटिक में भी वो लिखा होता है। ये मॉस्फेट जो है ना, सही से स्ट्रक्चर बनाया नहीं है इसका, जबकि मॉस्फेट का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी होता है, वहां पे डायग्राम होती है मॉस्फेट की। तो इसको कॉपी करिए, जो नंबर लिखा है इसका, पार्ट नंबर, इसको सर्च करिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ध्यान से पढ़िए, लिखा है ना मॉस्फेट है। और नीचे स्लाइड करते जाइए, इसके बारे में और भी चीजें देखिए, लिखा है एन चैनल 30 वोल्ट 30 एम्पियर, दिख रहा है? यही नंबर है ना इसका। तो ये क्या है? एन चैनल का एक मॉस्फेट है, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बताइए। सर पहले के क्लासेस में आप टेस्ट पॉइंट देते थे ना सर, 14 15 तक देते थे इस पे, क्या हुआ इसमें? टेस्ट पॉइंट दे। जी सर। कल लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसको। क्या बोले टेस्ट पॉइंट मतलब? नंबरिंग? मतलब पॉइंट नंबर 1 पे ये चेक करना है, 2 पे ये चेक करना है, 3 पे ये चेक करना है। वीपीएस पर कल लिख देंगे उसको, अभी लिख दें, इसमें बहुत जगह कम है ना। चलिए, फर्स्ट अब वीबस चेक करेंगे, वीबस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मॉस्फेट साइड काम करेंगे। कलर चेंज कर दें। सेकंड अब वीपीएच चेक करेंगे, थर्ड नंबर पे आप बूट कैप पे 8 वोल्ट चेक करेंगे, फोर्थ नंबर पे आप फॉल्टेन चेक करेंगे, 5 नंबर पे आप बीओबी चेक करेंगे। बस इतना कर लिए, फिर जीआर आई है। 6 नंबर पे जीआर लीजिए, दोनों पावर आईसी की 6 नंबर पे। 7 नंबर पे वीरेज 2 की जीआर लीजिए, वीरेज 2 की जीआर लीजिए 7 नंबर पे, इसकी भी और इसकी भी, दोनों जीआर हो गए। उसके बाद 8 नंबर पे आपको जो है दोनों सीपीयू निकालना है, एमएमसी निकालना है, वोल्टेज ना बनवाने की कंडीशन में या फिर फ्लक्चुएशन कंडीशन है तब भी दोनों को रिवॉल्व करना है। पहले तो एमएमसी निकाल के साइड रख देना है, सीपीयू को रिवॉल्व करके वोल्टेज स्टेबल करवाना है, ठीक है। तो 7 के बाद 8 नंबर पे आपको क्या करना है? स्लिप क्लॉक चेक करना है। 9 नंबर पे आपको बेसमेंट क्लॉक चेक करना है। 10 नंबर पे आपको पीएस होल्ड चेक करना है। 11 नंबर पे आपको एसपीएमआई लॉजिक चेक करना है, अगर 10 नंबर नहीं आ रहा है तो। फिर 12 नंबर पे आपको जो है सीपीयू रिवॉल्व करना है। और 13 नंबर पे आपको सीपीयू चेंज करना है, 13 नंबर पे सीपीयू चेंज करना है, ठीक है। बस इतना ही करना है और क्या। हाँ, एक काम यहाँ पे रह गया है। 4 के बाद आपको अगर 4 नहीं मिल रहा है तो 5 जो दिख रहा है ना, इससे पहले 4A में ये सेंसर लाइन चेक करनी है, 4A, ठीक है ना। 4 चेक कर लिया, फॉल्टन नहीं मिल रही है तो 4A पे हम ये सेंसर लाइन चेक करेंगे, फिर 5 पे जाएंगे, बस, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेंसर लाइन
ओपन रहेगी। बैटरी की जो वोल्टेज सेंसर लाइन है या पैक सेंस ग्राउंड लाइन है, 3 लाइन होती है, एक ग्राउंड लाइन और बना लेते हैं, इसी में से टच कर देते हैं। अगर वो लाइन ओपन होती है तो उस टाइम आपका क्या होगा, बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बनेगी और फॉल्टन जनरेट नहीं होगा, और फिर आप चार्जर लगा के ना सेकंड पावर आईसी को एक्टिवेट नहीं करा पाओगे। आप पावर बटन दबाओगे तो जरूर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप बैटरी लगा लिए और पावर बटन प्रेस किए तो कॉइलों पे वोल्टेज बनेगी उस टाइम, लेकिन चार्जर लगा के आप आउटपुट बनवा लो, ये नहीं होगा। सर अच्छा, बैट सेंस की लाइन की वजह से बैटरी लॉक का सिंबल भी आता है? कोई भी हाँ, बैटरी लगाओ बैटरी लो आएगा? बैटरी एम्प्टी का सिंबल आएगा, बैटरी से फोन ऑन नहीं होगा, डीसी से फोन ऑन होगा, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, नेगेटिव अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब भी, और पॉजिटिव कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट होगा तब भी? दोनों ओपन नहीं होना चाहिए, एकदम कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर वी बैट से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट पावर के लिए? ग्राउंड वाले तो ग्राउंड होते हैं, नेगेटिव वाले तो सीधे ग्राउंड होते हैं, प्लस वाली सीधे वीबैट से कनेक्ट होती है। वी बैट से कनेक्टेड होते, ओके सर। और सर डिबग बोर्ड का ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है इसे बहुत सारे सेटों के अंदर, यही लाइन है, इसी से आती है, यही सेंस की लाइन की से? इसी ओपन होने से, इसी को ओपन होने से ऐसी आती है। चेक करेंगे, या तो ग्राउंड ओपन रहेगा, पॉजिटिव ओपन रहेगा, उसको जंपर करना है। अगर ग्राउंड ओपन है तो बगल वाले ग्राउंड से जंपर मार दीजिए उसको, वो सही हो जाएगा, ठीक है। जी जी जी। और सर सैमसंग के कई फोनों में ब्रोकन का जो है एरर दे रहा है सर, ब्रोकन बोल के वाटर मार्क दे के जो है बता रहा है। हाँ, फ्लक्स जी। केबल ब्रोकन का ही मैसेज आता है। फ्लक्स केबल आप कई फोनों में देखो सही से नहीं लगा होगा तो वहां पे स्क्रीन पे ब्रोकन लिखेगा। जी हाँ, सब चेंज किया, आईसी चेंज किया उसका। आईसी नहीं, वो फ्लक्स केबल सही से नहीं लगेगी या ब्रोकन है, उसकी जीआर आप चेक करेंगे सही से, हल्की भी लूज रहेगी या एक भी पिन टूटा रहेगा तो आपको ब्रोकन आएगा, सब बोर्ड में भी या फिर मदरबोर्ड में भी। जी सैमसंग के फोनों में आता है ये। हाँ, सैमसंग के फोन में ही आ रहा है प्रॉब्लम। जब केबल सही से नहीं लगेगी या केबल टूटा रहेगा, अंदर से पत्ता खराब रहेगा या जैक टूटा रहेगा, जैक थोड़ा चौड़ा आता है ना, उसका बड़ा बड़ा जैक आता है ऐसे साइज में, तो अगर वो सही से नहीं लगेगा ना, कोई भी एक पिन लूज है, नीचे प्रिंट कनेक्ट नहीं है, तो वो ब्रोकन आएगा, आप ध्यान दीजिए उसको। जी सर। कई बार ऐसा हो जाता है, फोन रिपेयर करने के बाद जब लगाया पत्ता तो ब्रोकन आ रहा है, फिर पत्ता निकाल के सही से दबा के लगाया, फिर ब्रोकन सही हो गया, ऐसा होता है कई बार रिपेयरिंग दौरान, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हेलो हम्म। सर, इसको इरेज करके सर वो ऐसा लिख देते कि स्टेप बाय स्टेप हमको फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना, सेकंड क्या करना, थर्ड क्या करना, ऐसे सर? यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका काम है, इसको बनाइए एक बार, फिर कल जो है हम फिर मिलेंगे आगे। अच्छा सर, हम ड्रॉ कर ले इसको? हाँ, इसको वीडियो रिपीट करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा बनाइए, विरेज 1 विरेज 2, इससे आपका तैयार होगा, ठीक है। हम लिख देंगे, जी सर। सुनने में दिक्कत होगी। सर सर जी सर। हाँ सर हमारे जो लोगों को बोला था ना सर, वो लोग ऐड होंगे, जब ऐड होंगे उन लोगों को ऐसा पॉइंट वाइज बताइए, मतलब टेस्ट पॉइंट्स बताइए सर, ऐसा मतलब जैसा 1 2 3 4 ऐसा जो चेकिंग करना है, मैं वही बोला था इन लोगों को। आप ये पॉइंट चेक कर लो, आपको इसी का क्लियर करवा देंगे सर। थोड़ा ऐड हो समझ जरा, ऐसा 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक ऐसा इतना चेक कर लो ऐसा, प्लीज सर। हाँ, वही है, लिखा तो है, आप इसमें देख के कर सकते हैं ना पॉइंट। मेरे को बोले सर, आप अब नए लोग ऐड होने वाले, आपके पास ऐड होते शाम के क्लास में ऐड होते, जब शाम का क्लास स्टार्ट होता वो ऐड हुए तो जैसा स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट, मैं उन लोगों को भी यही बोला कि टेस्ट पॉइंट जैसा रहते, ऐसा सारे एक्सप्लेन करते, उसी में पूरा आईसी कवर हो जाता बोल के बताया था। तो सबको बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। कोई है क्या आपके कांटेक्ट का जो शाम वाली बैच ज्वाइन की है? नहीं है सर, अभी आप बोले थे ना 20 दिन के बाद शाम का स्टार्ट होता बोले थे ना। हाँ, अभी समय है उसमें, अभी वो चल रहा है बीच में। तो वो दोनों तैयार है सर, ठीक है, इसके लिए दोनों